सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरियन। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 विच इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आज है रक्षाबंधन। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन एंड आई होप जब ये वीडियो निकले आप सेलिब्रेट कर चुके हो। अच्छे से सेलिब्रेट करना। फिलहाल तो अभी पढ़ते हैं और ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू प्लस क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू से है और पूरा इंसेट लाइन प्लेन हम समझेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, मतलब खाने पीने की ज़रूरत है ताकि वो O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस, हाँ O2 और अदर एसेंशियल सब्सटेंस भी उनको ज़रूरत है। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज। साथ ही जो खाना पचाने के बाद जो वेस्ट बनता है उसको निकालना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसके अंदर खाना खिलाना, ताकि हमारी जो बॉडी का टिश्यूज है वो अच्छे से फंक्शन करे, इसलिए ज़रूरी है। इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस टू सेल्स एंड फ्रॉम टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि एफिशिएंट मैकेनिज्म के थ्रू हमारा जो सब्सटेंस है, फालतू सब्सटेंस है, उनको सेल से या फिर बॉडी से बाहर निकाला जाए या फिर जो ज़रूरी सब्सटेंस है उसको अंदर किया जाए। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब भिन्न तरह के जानवर हैं, उनके अंदर काफ़ी इवोल्यूशन हुआ है और अलग अलग मेथड से अपने अंदर ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। किसका? न्यूट्रिएंट्स का। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा स्पॉन्जेस, ये क्या करते हैं? और सिलेंटेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज टू दिस सब्सटेंस। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस एंड सिलेंटेट्स, ये क्या करते हैं ये अपने अंदर वाटर का सर्कुलेशन करते हैं जिससे इनके अंदर जो ज़रूरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो इनके अंदर पहुँचे। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि इंसान हो गया, तो इनके अंदर स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि हमारे अंदर क्या है, ब्लड, और ये सच मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड बाई मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ब्लड है ना, ये सबसे कॉमनली यूज्ड फ्लूइड है जो कि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जिससे खाने का लेन देन या फिर वेस्ट का लेन देन किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। अनदर बॉडी फ्लूइड, दूसरा बॉडी फ्लूइड है जिसका नाम है लिम्फ, ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। ये भी न्यूट्रिएंट्स का और कुछ जरूरी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कंपोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ का, एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर। तो हम इसमें ब्लड का फंक्शनिंग एंड लिम्फ का फंक्शनिंग सब इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं 18.1 ब्लड। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो आपने स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसके बाद जाके पढ़ लेना। तो ब्लड एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है ये। इसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होते हैं एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये सारे ब्लड्स के पार्ट्स हैं, ये सारे ब्लड्स के पार्ट्स हैं और इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। चलो देखते हैं 18.1.1 प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जिसके अंदर 55% ब्लड होता है एंड 90-92% क्या होता है? आपका जो 90-92% प्लाज्मा है वो क्या है? वाटर है। एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6-8% ऑफ इट, और इसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो 6 से 8% का है। फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। आपको जो फाइब्रोजन है, ग्लोबुलिन है, एल्बुमिन है, ये आपके मेजर प्रोटीन है।
Fibrinogens are needed for clotting or coagulation of blood. Globins primarily are involved in defense mechanism of the body, and albumins help in osmotic balance. तो आपका जो फाइब्रोजन प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर रहता है वो किस लिए काम आता है? वो क्लोटिंग या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब आपका ब्लड क्लॉटिंग मतलब है जब आपका ब्लड ब्लीडिंग हो रहा होगा, कहीं से चोट वोट लगा है, तो वहाँ पे ये कोगुलेशन होता है, मतलब खून के धब्बे जमते हैं ताकि वो रुक जाए। एंड ग्लोबुलिन वो प्रोटीन है जो प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। कौन? ग्लोबुलिन। एंड द एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। और आपका एल्बुमिन किसके लिए काम आता है? ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल, लाइक प्लाज्मा के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आपको सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन एक्सेट्रा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ भी पाए जाते हैं किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी, और ये हमेशा इधर से उधर होते रहते हैं। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन ऑफ और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। तो वो फैक्टर्स जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर खून का धब्बा जमाने में मदद करते हैं, वो सारी चीज़ का फैक्टर्स भी प्लाज्मा में रहता है, ताकि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर्स कॉल्ड सीरम। एक चीज़ याद रखते हैं, एनसीईआरटी में भी पूछ देगा, कभी भी एग्जाम में पूछ देगा, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर क्या है? सीरम है, सीरम। उसके बाद है हमारे 18.1.2, ये क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में सुना होगा, प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये प्लाज्मा का ही पार्ट है, मतलब ब्लड का ही पार्ट है। प्लाज्मा तो कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है? 55%। बाकी जो 45% है ना, वो ये आते हैं आरबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल। आपको एरिथ्रोसाइट्स आगे दिया हुआ है, आरबीसी। तो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कितने पार्ट्स हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। तो इन तीनों को मिला के हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये रहा फिगर 18.1, इसमें है आरबीसी, प्लेटलेट एंड यूसिनोफिल, जो कि डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ये सारे आपके डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है। देखते हैं, एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द बॉडी। तो आपका आरबीसी है ना, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला सेल है। आरबीसी एक सेल है ना ब्लड में। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो हेल्दी एवरेज मैन की इंसान के अंदर कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। तो कहाँ पे फॉर्म होता है? याद रखना, रेड बोन मैरो में, एडल्ट्स के। उसके बाद है आरबीसीज आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बाइकॉन्केव इन सेल्स। तो आरबीसी के अंदर ना न्यूक्लियस नहीं होता, और ये बाइकॉन्केव में होते हैं, बाइकॉन्केव शेप में होते हैं, ताकि ऑक्सीजन कैरी कर सके। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। तो इनके अंदर एक रेड कलर्ड, लाल कलर का, इसलिए ये लाल कलर का होते हैं, लाल कलर का एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं, हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। एंड हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स। और इसी वजह से इसका कलर पड़ता है और नाम भी पड़ता है, रेड ब्लड सेल। A healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml blood। एक और चीज़ यार, मैं हमेशा कंफ्यूज होता था कि जब बोलता था तेरे खून में कितना ब्लड है, बोलते थे तो 12 ग्राम 10 ग्राम ऐसे बोलते थे, तो मैं एकदम कंफ्यूज आ जाता था, और कई बार डाउट पूछा तो कोई क्लियर नहीं कर पाया था। लेकिन आज पता चल रहा है कि 12 और 16 ग्राम जब कोई ब्लड रिपोर्ट बोलता है तो 100 ml की बात करता है, और मेरे को 100 ml की कोई बात ही नहीं किया। हर 100 ml के ब्लड में पाया जाता है। दिस मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अगर ये 12 से 16 ग्राम 100 ml ब्लड में मिल रहा है हीमोग्लोबिन, तब वो ठीक है, नहीं है तो गलत, मतलब ठीक नहीं है। आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्पेन। तो आरबीसी के अंदर 120 दिन का एवरेज लाइफ होता है, और उसके बाद ये आपका स्प्लीन, जो कि ग्रेव यार्ड है आरबीसीज का, वहाँ के जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है अपने आप। उसके बाद है ल्यूकोसाइट्स, इसको हम सबसे फेमस नाम से जानते हैं, विच इज़ डब्ल्यूबीसी। एज दर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। तो इनके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए कलरलेस है,
और ये वाइट दिखते हैं। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेजेस 6000 to 8000 millimeter per cube of blood. Leukocytes are generally short lived. तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, साथ ही ये रेड ब्लड सेल के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं, विच इज़ 6000 से 8000 सेंटीमीटर पर क्यूब। और वो कितना था, 5 से 5.5 मिलियन, कितना ज़्यादा अंतर हो गया। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। ये काफ़ी इनका जो जन्म है, क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल है, वो काफ़ी कम, लाइफ स्पैन है वो काफ़ी कम रहता है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBCs। तो हमारे पास दो तरह के WBCs होते हैं। WBC को फर्दर क्लासीफाई किया जा रहा है, ध्यान से देखना, ग्रैनुलोकोसाइट एंड एग्रैनुलोकोसाइट। ये हो गए हैं। और इसको देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स। आपका जो, एक सेकेंड, न्यूट्रोफिल्स, ईसोनोफिल एंड बेसोफिल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स हैं। ये तीन है ना, वो ग्रैनुलोसाइट हैं। कौन कौन से? आपका न्यूट्रोफिल, ईओसोनोफिल विच इज न्यूट्रोफिल, ईओसोनोफिल एंड बेसोफिल। और आपका जो लिम्फोसाइट है विच इज, ये दोनों लिम्फोसाइट, और मोनोसाइट वो एग्रानुलोसाइट है। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, 60 to 65% ऑफ द टोटल RBC। तो आपका जो न्यूट्रोफिल सेल है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल है किसके अंदर? WBC के अंदर। ये इतना परसेंटेज कैरी करते हैं, 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। उसके बाद आपका जो बेसोफिल सेल है वो सबसे कम है, विच इज़ 0.5 to 1%। बेसोफिल किधर गया है? ये 0.5 to 1% among them. Neutrophils and monocytes are 6 to 8% are phagocytic cells which destroy foreign organisms. फैगोसाइट मतलब आपका जो ये ना बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल चीज़ें खाने वाली सेल्स हैं। ये जो फॉरेन पैथोजेंस हैं, मतलब पैथोजन मतलब जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सबको ये खा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, हाँ, इंटरिंग द बॉडी। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, प्रोटीन एंड हेपरिन एक्सेट्रा। तो जो बेसोफिल सेल है ना, बेसोफिल, वो आपका ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन, ये सारे हार्मोन्स निकालते हैं एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मतलब जब कुछ बॉडी फूल जाता है, सूज जाता है, तब ये काम आता है। और आपका ईओसोनोफिल, ये क्या है? ये 2 से 3% रहते हैं और ये इन्फेक्शन को उससे बचाते हैं एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। मतलब जब भी आपको एलर्जी होता है तब वो ईओसोनोफिल काम करते हैं। उसके बाद आपका लिम्फोसाइट, ये 20 से 25% होते हैं और ये टोटल 2 टाइप के होते हैं। एक बी एंड टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ बॉडी। और ये दोनों हमारे इम्यून का जो सिस्टम है उसके अंदर ही काम करते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्लेटलेट्स। हमने RBC की बात कर लिया, WBC का बात कर लिया, अब हम बात करते हैं किसका? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल्स फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। तो ये ऐसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। इससे ये सेल फ्रेगमेंट्स है जो कि किससे प्रोड्यूस होता है? मेगा कैरियोसाइट्स है, जो कि स्पेशल सेल है किसका? बोन मैरो का। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 to 3,50,000 platelets millimeter per cube. Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in coagulation or clotting of blood. तो आपको जो प्लेटलेट्स है वो कई सारी चीज़ रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। A reduction in the number can leading to clotting disorders which will lead to excessive loss of blood. तो इसका कमी के कारण आपको जो खून है ना वो बहता रहेगा और लॉस ऑफ ब्लड होगा। तो ये था हमारे टॉपिक।